हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो सबसे पहले तो मैं जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं मेरे चैनल पे उनका बहुत बहुत स्वागत है, और जो ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए हैं और जिनका बहुत ही अच्छा वैल्यूबल रिस्पांस मुझे मिल रहा है, उन सभी को भी मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक्स। जैसा कि आप सभी देख रहे थे, हम लोग एस्टेट का 2022 वाला जो है वो पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ऑलरेडी 117 तक मैंने करवा दिया था, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन रह गया था ना, वो CD4 CD8 वाला। तो थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे 118 से क्वेश्चंस को 150 तक कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 116 था, पूछ रहा था कि CD8 सेल्स रिकॉग्नाइज एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन। तो ये किस पे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो उससे पहले देखो, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ CD4 और CD8 के बारे में। ठीक है, बाकी MHC वगैरह भी है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि थोड़ा सा CSIR लेवल का हो जाता है। बट ठीक है, मैं देखूंगी थोड़ा टाइम निकाल के कभी आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो पहले हम इसके डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। बाकी देखो, क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यहीं से निकल के आ जा रहा था, क्योंकि इसमें देखो दो तरीके के होते हैं, CD4 और CD8। CD4 जो होते हैं उसको T हेल्पर सेल्स बोलते हैं, CD8 जो होते हैं वो T किलर सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो है ये काम करता है MHC 2 के साथ में, और ये काम करता है MHC 1 के साथ में। ठीक है, MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 1 के साथ में। और बाकी ये बेसिकली दोनों का जो है अलग अलग वो रहता है। लेकिन CD8 की बात करते हैं, जो किलर सेल्स, या इनको साइटोटॉक्सिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। कई बार अगर इस तरीके से पूछ लेता है तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं ये कहाँ पे? बेसिकली न्यूक्लिएटेड सेल्स के जो भी न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लिएटेड सेल्स के ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये मिलेंगे आपको। तो इसका आंसर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरफेरॉन समझ में आ रहा है मुझे। बाकी जो हरियाणा कमीशन ने आंसर मार्क किया है वो हिपैटोसाइट्स हैं। अब आप लोग इसको थोड़ा सा देखना चेक करके कि क्या निकल के आता है। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर जो है वो इंटरफेरॉन्स होना चाहिए। बाकी CD8 CD4 को थोड़ा सा डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। तो हमारी बॉडी में बेसिकली बहुत तरीके के सेल्स होते हैं, RBC WBC प्लेटलेट्स हो गए, और जो WBC होते हैं उसमें बहुत सारे होते हैं। तो लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं ना, बेसिकली वो दो तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक मैच्योर T सेल्स में और एक B सेल्स में। B सेल्स को ही हम लोग और क्या कहते हैं? बोन मैरो सेल्स कहते हैं, जिनका काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी इसको, क्योंकि ऑलरेडी फिर हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। बाकी मोटा मोटा इसमें यही होता है कि दो लॉन्ग चेन्स होती हैं, दो शॉर्ट चेन्स होती हैं, और ये दोनों चेन्स आपस में इंटर और इंट्रा जो ब्रिज होता है, कनेक्शन होता है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। बाकी 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है, IgA, IgG, M GM, GA, M, D और E। बाकी इनके कंसंट्रेशन और लाइफ स्पैन के बेसिस पे भी इस पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलो ये तो साइड इसको साइड में रखते हैं, किसी और वीडियो में इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। बात करते हैं यहाँ पे T सेल्स की, यानी कि मैच्योर T सेल्स की जब बात की जा रही है तो इनको थाइमस सेल्स भी बोलते हैं। अब यहाँ से ये बेसिकली कितने दो तरीके के होते हैं, एक होता है CD+4, ठीक है, और दूसरा होता है CD+8। दो तरीके के सेल्स होते हैं। जो CD4+ वाले हैं इनको हेल्पर T सेल्स बोलते हैं, CD8 वालों को साइटोटॉक्सिक T सेल्स या किलर T सेल्स बोलते हैं। CD4 जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, ये MHC 2 के साथ, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के साथ काम करता है, इसका को रिसेप्टर होता है ये। और जो CD8+ है ये MHC 1 के साथ करेगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं इन्फॉर्मेशंस। दे हेल्प द अदर सेल्स टू फाइट विद इन्फेक्शन या इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, सहायक कोशिकाएं होती हैं, दूसरे सेल्स को मदद करती हैं अगर कोई फॉरेन पार्टिकल वगैरह आ जाता है तो। और ये बेसिकली जन्म से ही होती हैं, बाय बॉर्न ही होती हैं। बट ये क्या है, जब कोई इन्फेक्शन हुआ पर्टिकुलरली तो उस कंडीशन में ये डेवलप होती हैं। दे किल द वायरस इन्फेक्टेड एंड अदर इन्फेक्टेड सेल्स।
अगर बात करें इनका कंसंट्रेशन की तो ये 400 पर mm³ होती है, ये 200 से 800 होती हैं। रेशियो की बात करते हैं तो MHC जो है वो कम होता है, लेकिन मतलब CD4 सेल्स जो है वो कम होती हैं, ये 8 होता है। बाकी जनरली HIV वगैरह का अगर आपने कभी टेस्ट करवाया है तो आई नो कॉन्फिडेंशियल होता है, बट बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे मतलब ये रेशियो ही चेक किया जाता है। अगर आपका रेशियो जो है वो 2 आ रहा है तो मतलब आप बेस्ट स्टेज में हो, बट अगर लेस देन 1 है तो मे बी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है आपको। क्योंकि वही इम्यून सिस्टम ही आपका वीक कर जाता है। और थोड़ा डिटेल में जाओगे अगर तो CD4 जो है वो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है इस तरीके से, मतलब इसमें D1 D2 D3 इस तरीके से 4 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट 55 किलो डाल्टन का होता है। लेकिन जो CD8+ सेल्स हैं ये डाइमर होते हैं, 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। और जैसे इसका स्ट्रक्चर मैंने मतलब ऐसे बनाया है, ये इस तरीके से ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मतलब इस तरीके से लगा होता है, ये ऐसे यहाँ पे इसमें ये α1 α2 और ये α3 होता है, यहाँ पर ये बीटा वाला होता है। तो इस तरीके से मतलब है, डिटेल अगर ज़रूरत होगी तो देखेंगे कभी। और ये 32 39 किलो डाल्टन इनका वो होता है मॉलिक्यूलर वेट। ये सिंगल डोमेन का होता है, ये मतलब यहाँ पे ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ पे डाइमर है, 2 पॉलीपेप्टाइड है, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा सेलुलर है, बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। HIV वगैरह के केसेस में ये स्पेशली हमें देखने को मिलता है। बाकी CD का मतलब या CD का फुल फॉर्म क्या है वो भी आप लोग साथ में लिख लो यहाँ पे। तो CD का मतलब होता है यहाँ पे क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। The full form of CD in CD4 या CD8 is a cluster of differentiation. CD is a term for membrane-bound proteins that are found on the surface of lymphocytes such as T cells and B cells. CD4 is a specified CD molecule that is found on helper T cells and a type of T cell that help to fight infection. ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आ जाती हैं। बाकी और डिटेल में हम लोग कभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुविक एसिड। तो अगर आपने रेस्पिरेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है यानी कि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, फिर पायरुविक एसिड का मतलब कि फेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मिलता है तो चीज़ें कुछ और होती हैं, नहीं मिलता है तो चीज़ें कुछ और होती हैं। तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे जो लिंक रिएक्शन देखने को मिलती है ना, पर्टिकुलरली ये लिंक रिएक्शन से ही है क्वेश्चन। तो लिंक रिएक्शन जब हम देखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है और साथ ही साथ मतलब उसमें कौन कौन से कोफैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये कोफैक्टर्स को यहाँ पे मेंशन किया है, ये सारे कोफैक्टर्स दिए हैं और हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा कोफैक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हम एक बार पहले थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो ये रहा हमारे पास जो लिंक रिएक्शन होता है, इसी को हम लोग और भी किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन या फिर ये गेटवे पाथवे के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों ही नाम जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। जहाँ कहीं भी आप ये पेपर सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ साथ इन चीज़ों को लिखते चलो, इंपॉर्टेंट है ये। फिर बाद में अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो आपको दोबारा से यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कम टू द टॉपिक, मतलब पॉइंट पे आते हैं। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन का था, उससे 2 पायरुविक एसिड बनता है और दोनों कितने कितने का 3-3 कार्बन की होती हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि अगर तो ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, अगर ऑक्सीजन मिल गया तो पायरुविक एसिड जो है वो 2 एसिटिल कोएंजाइम में मतलब चेंज होकर के और फिर वहाँ से क्रेब्स साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। और ये कहाँ पे होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। यानी कि ये रिएक्शन, ये जो साइकिल है ये हो कहाँ रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ऑक्सीजन मिल गया है इसीलिए ये कैसी हो जाती है, फिर ये ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये कैसा हो जा रहा है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। बट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है हमें इन केस, तो यहाँ पे फिर फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन की रिएक्शन कहाँ पे होती है, साइटोसॉल में। फर्मेंटेशन की रिएक्शन साइटोसॉल में होती है और यहाँ से क्या बन रहा है, अल्कोहलिक होगा अगर तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटल्डिहाइड और फिर क्या बनेगा फाइनली 2 इथेनॉल प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे, ईस्ट की प्रेजेंस में मतलब हो रहा है।
और अगर लैक्टिक एसिड की बात की जाए तो लैक्टिक एसिड में फिर 3 कार्बन वही होते हैं और 2 पायरुविक एसिड से 2 लैक्टिक एसिड। यहाँ पे कोई CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है। बैक्टीरिया और मसल्स वगैरह में ये सारी चीज़ें होती हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ पे, मसल्स में ही तो बनने लगता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगा तो ये काम होगा, नहीं मिलेगा तो ये काम होगा। अब बात ये करते हैं कि हमें करना क्या था, हमें पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए, मतलब जो यहाँ पे ये मेन था, हमें इस प्रोसेस को देखना था। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ये मैंने बनाया है, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब तो पता चले गया होगा देखने से क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डिफरेंस होता है। इसमें अंदर की तरफ में ये इनवर्ट स्ट्रक्चर होता है, यही डिफरेंशिएट कर देता है। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, फिर ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये जो है ये इसी को इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और बाकी ये फिर अंदर मैट्रिक्स वाला पोर्शन है। तो मैट्रिक्स में ही ये सारा काम हो रहा है। अब देखो रिएक्शन समझते हैं क्या है। बेसिकली 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम में चेंज हो रहा है। ये कितने का था, 3 कार्बन का होता है। और फिर ये फाइनली कितना, 2 कार्बन का बचता है। तो 1 कार्बन कहाँ गया, 1 कार्बन यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, निकल गया कार्बन, तो क्या कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पे फिर ऐड क्या होता है, कोएंजाइम ए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो NAD+ होता है, इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे इसको 1 हाइड्रोजन मिल जाता है और ये NADH2 में रिड्यूस हो जाता है। मतलब डिकार्बोक्सिलेशन का भी प्रोसेस हुआ और साथ ही साथ रिडक्शन का भी हुआ। यानी कि पायरुविक एसिड किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 एसिटिल कोएंजाइम में, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ और साथ ही साथ रिडक्शन हुआ। तो इसीलिए इस मतलब प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अगर इस रिएक्शन का नाम पूछा जाए तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो रही है, तो आप लिख सकते हो ये क्या है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन। और बाकी ये हो गया स्टेप्स। एंजाइम्स की बात की जाए तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूज होता है। उसके साथ में जो कोफैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये कई बार क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे ध्यान रखो, सबसे पहले NAD+, फिर कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम डाइवेलेंट, TPP जिसको थायमिन पायरोफॉस्फेट कहते हैं, और लिपोअमाइड या लिपोइक एसिड। ठीक है, तो आंसर बेसिकली यहाँ पे था आपका, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब आपको पता होना चाहिए था एग्जैक्टली कि ये चीज़ें हो कहाँ पे रही हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब तो शायद आप भी आंसर यहाँ से इजीली बता सकते हो, लिपोइक एसिड है या लिपोअमाइड हो गया, ये हो गया TPP हो जाएगा, फिर NAD हो जाएगा। आंसर क्या है हमारा, एकोनिटेज। एकोनिटेज यहाँ पे नहीं है। एकोनिटेज याद करो थोड़ा सा कि कहाँ पे है, क्योंकि आपको अगर ध्यान से देख रहे हो चीज़ों को, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्रेब साइकिल, एक क्वेश्चन आया था लास्ट पेपर में, मैंने क्रेब साइकिल आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, याद आ रहा है। एकोनिटेज कहाँ पे यूज हो रहा था, सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रिक में चेंज करने के लिए जो एंजाइम लग रहा था, उस एंजाइम का ही नाम क्या था, एकोनिटेज। ठीक है, तो इसलिए आंसर ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड एरा। ये सब बता चुके हैं ऑलरेडी, पिछला वीडियो जाके देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। तो यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया। मैंने बोला था ना कि कई बार ऑप्शन से क्वेश्चन दे देगा या कई बार ऑप्शंस को मतलब सेम ऑप्शंस पे क्वेश्चन चेंज कर देगा। तो यहाँ पे इस बार इनकरेक्ट पूछ रहा है, लास्ट टाइम करेक्ट पूछा था सेम ऑप्शंस के साथ में। तो TJC ये हो जाएगा, ये सही था, PMC भी सही था, और यहाँ पे गलत क्या था, ये। ठीक है, क्योंकि मैंने समझाया था इसमें सिलोरियन के बाद में डिवोनियन आएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ें जो थी, C वाला जो था यही गलत था आपका। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि स्कल इन मेंबर्स ऑफ रेटिटी यानी कि बर्ड्स में जो फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होती हैं, जिसमें मतलब ये आ जाती हैं ऑस्ट्रिच वगैरह। देखो अगर मतलब क्लासिफिकेशन हम एव्स का करते हैं तो अगर एनिमल किंगडम देखो बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ बहुत बारीकी से क्वेश्चंस पूछ रहा है और काफ़ी डीप पूछ रहा है।
तो क्लासिफिकेशन अगर हम एप्स का करते हैं तो आर्कियोऑर्निथिस यानी कि एंशियंट, और नियोरिंथिस जो कि मॉडर्न या फिर जो भी मतलब एज वेल एज एक्सटिंक्ट यानी कि आ जाती हैं इसमें। अब जो एक्सटिंक्ट वाला था उसमें क्या था, आर्कियोप्टेरिक्स था ना। फॉसिल डिस्कवर्ड किसने किया था आर्कियोप्टेरिक्स का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड्रियस वैगनर सर ने किया था, फ्रॉम बवारिया जर्मनी से बिलोंग करते थे। और आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। टूथड बीक मतलब उसकी बीक में जो थे वो क्या थे, दांत लगे हुए थे। और ये एक्सटिंक्ट कब हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गया था। जो नियोरिंथिस हैं मतलब जो दो सब क्लासेस में दूसरे सब क्लास है, इसमें 4 सब ऑर्डर सुपर ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ओडोंटोगेनेथी, पैलियोगेनेथी, ये उसी को हम लोग रेटिटी कहते हैं। और इम्पिनी थर्ड वाला, और फोर्थ वाला है वो नियोगेनेथी, या उसको मतलब कि क्रेनिएटा भी कहते हैं, ठीक है। नियोगेनेथी ही मॉडर्न बर्ड है। तो जो रेटिटी है इसमें क्या है, फ्लाइटलेस बर्ड्स आती हैं, मतलब जो उड़ नहीं सकती हैं। रनिंग मतलब दौड़ती हैं, बिग साइज की बर्ड्स होती हैं, विदाउट टीथ होते हैं। विंग्स वेस्टिजियल होते हैं, मतलब उड़ नहीं सकते तो किसी काम के हुए भाई। और यंग्स जो है वो प्रिकॉशियस होते हैं। बाकी इसमें मतलब साइरिंग्स एब्सेंट होता है, न्यूमेटिक बोन्स एब्सेंट होती हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखने को आती हैं। और इसमें फिर फर्दर 7 ऑर्डर्स आ जाते हैं। स्ट्रुथियोनिफॉर्मिस हो गया, रिफॉर्मिस मतलब ऑस्ट्रिच वगैरह, रिया अमेरिकाना, साउथ अमेरिकन ऑस्ट्रिच वगैरह। कैसोवेरी हो जाएगा, एमू बर्ड जिसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। फिर उसके बाद में एप्टेरिजीफॉर्मिस में कीवी आ जाता है। कीवी कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है। फिर मोआस आ जाती है। और मतलब इस तरीके से टिनामस वगैरह जो आ जाती हैं वो साउथ अमेरिका की फिशेज हैं। तो मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा उसमें से देखना, आर एल कोटपाल में काफ़ी अच्छा दिया होगा। तो स्कल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ड्रोमेयोगनेथस टाइप का, ठीक है। बाकी इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट डेफिनेशन किसकी पूछ रहा है, ऑस्मोसिस की पूछ रहा है। तो क्वाइट सिंपल है, क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ तक तो बात क्या हो गई, डिफ्यूजन की हो गई। बट बात क्या है, थ्रू स्पेशल मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बस यही चीज़ जो है वो क्या करती है, डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस से अलग करती है। तो हमारा आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। यहाँ पे पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज लिमिटेड टू, मतलब कि कितने स्टेप्स तक होता है। तो देखो मतलब कितने, 3 से 4 स्टेप्स ही होते हैं। मतलब ऑलरेडी 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल्स ही हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब ही नहीं बनता है ना। जैसे देखो क्या हो गया, प्रोड्यूसर के बाद में कंज्यूमर आ जाता है। अब कंज्यूमर के बाद में भी इसमें भी फिर डिपेंड करता है कि प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, या फिर टर्सरी कंज्यूमर है। इस तरीके से हो गया। तो ये जनरली 3 to 4 टॉपिक लेवल्स में ही होता है। बाकी हम लोग बहुत ही जल्द इकोलॉजी वाली सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। द डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉल की बात हो रही है, यूज्ड इन पीसीआर। तो ये किससे ऑब्टेन होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। तो सभी को पता है ये किससे ऑब्टेन होगा, थर्मस एक्वेटिकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्या पूछ रहा है, इज आस्किंग अबाउट द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखो, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में यहाँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दिस इज द राइट वन, ठीक है। बाकी कई बार बायोकेमिकल करके या फिर कुछ ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देता है ना, तो वहाँ पे भी आप घूम जाओगे। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में PAR का बताया था ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। कई बार उसमें रेडिएशंस को हटा के रीजन या फिर कुछ और करके दे देता है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। तो भाई जब नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन कंजम्पशन वहाँ पे कितना हो चुका है और मतलब कितने की नीड है, तो उसी से पता चलता है कि वहाँ पे क्या चीज़ हम लोग चेक कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन चेक कर रहे होते हैं। क्योंकि जो भी ऑक्सीजन होता है वहाँ पे जो भी मतलब ऑर्गेनिजम्स या मतलब जो भी वीड वगैरह मतलब ग्रो कर जाती है, वो क्या करती है, सारा कंज्यूम कर जाती है। और फिर वहाँ पे जो फिशेज और जो भी मतलब चीज़ें उसमें पानी में होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स, वो सारे मरना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन, कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन आइकॉर्निया, आइकॉर्निया में ऑफसेट होता है, सभी को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो GMO जो है, GMO के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप सभी को पता भी होगा।
लेकिन यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या है, मॉली। मॉली जैसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, डॉली फिश मतलब डॉली शीप थी, ठीक है, तो ये हो जाएगी। बाकी गोल्डन राइस, फ्लावर्स आर, ये सब मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों के केसेस में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ से ये क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे से पूछा गया है। तो जब हम फैमिलीज डिस्कस करेंगे या फिर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कभी मॉर्फोलॉजी मतलब उसमें पढ़ा दूंगी मैं, तो देखेंगे वहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो राइट आंसर है वो यही निकल के आता है। अब देखो जैसे पहला ऑप्शन ये है अम्बल इन्फ्लोरेसेंस, तो अम्बल इन्फ्लोरेसेंस में भी मतलब दो तरीके का होता है। पहले तो सिंपली बेसिक आपने पढ़ा होगा, रेसिमोस साइमोस ही होता है मतलब उनका टाइप ऑफ वो। बाकी इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो स्पाइक होता है, रेसिम होता है, कोरिम्ब होता है, अम्बल होता है। अम्बल में भी सिंपल एम्बल होगा, उसमें भी राउंड एम्बल होता है, फ्लैट एम्बल होता है, इस तरीके से आ जाएंगे, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे रेसिम में जो फ्लावर्स का वो होता है वो किस तरीके से बेसिपिटली ना होकर कि ये कैसा होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर में लगे होते हैं। और बाकी बेसिपिटल में जब बात करते हैं जो साइमोस होता है उसमें बेसिपिटल होता है, ये बेसिपिटल आ जाएगा। बाकी कैपिटुलम में यूनिसेक्सुअल ही फ्लावर्स नहीं होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं, ये भी गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर थर्ड है, स्पाइक इज अ रेसिम मोज इन्फ्लोरेसेंस हैविंग सेसाइल फ्लावर्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कौन कौन सी फैमिलीज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और बाकी इन सब के भी कैपिटुलम में कौन कौन सी आती हैं, अम्बल में कौन कौन सी आती हैं, तो इससे आपका भी एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, कह रहा है कि फोटोमॉर्फोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू रेड एंड फार रेड लाइट। तो ये किस पे बेस्ड होते हैं, पीएफआर और पीआर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये फाइटोक्रोम्स पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं वो मतलब किसको काटते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर सपोज दैट ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ठीक है, इस तरीके से मान लो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, इस पे ऐसे मतलब दोनों बॉन्ड्स ऐसे लगे हुए हैं इधर इधर से, तो ये किसको काटता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को काटता है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जेनेटिक्स अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर पढ़ा होगा मतलब जिन्होंने, उनको तो मतलब बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी। इसमें देखो होता कि तो यहाँ पे जो लगते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मान लो कि एडिनिन लगा हुआ है, मतलब कुछ भी हो सकता है, एडिनिन हो सकता है या गुआनाइन हो सकता है, प्यूरिन pyrimidine कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ये निकल के आता है ना, इसको ध्यान रखना है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, एन ग्लाइकोसिडिक CIDIC, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे होता है। उसके बाद में जो इस जगह पे जो मैं बता रही थी ना, ये वाले बॉन्ड, इसको बोलते हैं, यहाँ पे ये लगा है PO4 3 नेगेटिव। ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड कहलाता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। ये हो जाएगा फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड अगर एक ही मतलब फॉस्फेट की बात की जाए। बट अगर ये मान लो कि एक मतलब एक तो लगा नहीं होता है, एक से ज़्यादा फॉस्फेट लगे होते हैं, ठीक है, PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव। तो जब ये एक से ज़्यादा हो गए तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो एक बार फिर से यहाँ पे क्या निकल गया था, सबसे पहले तो जो भी मतलब बेसिस है उसके साथ में एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होगा, ठीक है। उसके बाद में ये एक शुगर हो जाती है, दूसरी शुगर है, ठीक है। दोनों शुगर्स के जो बीच में मतलब पहले एक को कंप्लीट कर लेते हैं, ये पूरा एक क्या कहला रहा है, ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं अटैच है तब तक तो ये शुगर के साथ में बेसिस, देखो इसको इस तरीके से लिख लो, शुगर के साथ में अगर बेस है सिर्फ
तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड है। बट अगर न्यूक्लियस शुगर के साथ बेस के साथ में अगर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच हो गया तो फिर ये क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर था जिसमें यहाँ पे भी कार्बन्स होते हैं, बाकी ये भी तो मतलब प्यूरिन जो होते हैं डबल रिंग होती हैं, पिरिमिडिन सिंगल रिंग होती हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की पोजीशन से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जेनेटिक्स वगैरह हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे अपन देखेंगे। बाकी यहाँ पे देखो जो फिफ्थ कार्बन होता है, फिफ्थ कार्बन से जो पहला फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। पहले फॉस्फेट के साथ जो कार्बन का बॉन्ड बन रहा है इसको बोलेंगे फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड्स याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपको मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद में अगर मतलब सिंगल फॉस्फेट है तो मोनोफॉस्फेट हो गया, AMP हो गया, लेकिन अगर 2 हैं तो डाई हो जाएगा, 3 फॉस्फेट हैं तो ट्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉस्फेट लगे हैं ना, अब ये दोनों कैसे आते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, और यही क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। अगर कभी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है इसमें वो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, क्योंकि इसी के टूटने से क्या लिबरेट होता है, एनर्जी का लिबरेशन होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा यहाँ पे, मतलब कोई कुछ भी बेस में लगा होगा मतलब, तो ये है। अब देखो इसका 3 प्राइम है, ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा था, ये 5 प्राइम था ना, 1 2 3 4 5, तो 5 प्राइम था, मतलब 5 से 3 एक चेन ऐसे रहती है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरी कैसी रहती है, अपोजिट होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसको भी हम लोग देखेंगे जब डिटेल में, तो मैं समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल देखो यहाँ 5 प्राइम से ये 3 प्राइम की तरफ आ रहा है, फिर ये 5 प्राइम से अटैच हो गया, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार यहाँ पे बॉन्ड मिल गया और दूसरी बार यहाँ पे, तो ये क्या कहलाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बाकी हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में जब समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से मतलब समझ में आएगा। फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं, बहुत गंदा कर दिया वैसे मैंने। बाकी ठीक है, जिन्हें नोट करना होगा वो अभी मत करो, इसको कभी सेपरेट आराम से समझाएंगे किसी और क्लास में। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन कह रहा है कि द टेक्सोनॉमिकल एड वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब दो, या तो ये वाला सही है या तो ये वाला सही है, ठीक है। तो ये ऐसा कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था, की में। बाकी ये सब भी इंपॉर्टेंट है। मोनोग्राफ मतलब कि सिंगल स्पीशीज का किसी पर्टिकुलर एरिया में, हर्बेरियम सबको पता है। मैनुअल जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एरिया का, जैसे मतलब सपोज दैट दिल्ली साइड में कौन कौन सी वेजिटेशंस है, तो वो उस तरीके से। बाकी ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाओ जाकर के आराम से प्लेलिस्ट में देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे चलती है, मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पे जो आंसर है वो क्या होगा, ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो हमारा ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीरियल स्टेजेस ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब धरती वाला, हाइड्रोस्फीयर जो पानी में होता है, लेकिन फाइनली सबकी कंडीशन जो है वो क्या हो जाती है, मेजिक, ठीक है, मेजिक या मेसोस्फीयर में ही चेंज हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं क्रस्टोज लाइकन्स, फिर फोलियोस, फिर हर्ब्स और फिर स्क्रब स्टेज। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, यहाँ पे पूछ रहा है, ये इकोलॉजी से है, द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो वर्ल्ड समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ये हुआ था। कब हुआ था, मुझे इसका टाइम और डेट जो है वो दोनों चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और ये भी बताना साथ साथ में कि रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था। शायद यहाँ पे जो हुआ था वो 1994 में हुआ था, ठीक है। अर्थ समिट हुई थी यहाँ पे, अर्थ समिट था वो, और ये वर्ल्ड समिट है। तो ये 133 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, क्वेश्चन कह रहा है कि इन प्लांट वर्ल्ड PAR इज द एब्रीविएशन फॉर, ठीक है, बता चुके थे ऑलरेडी हम पिछली क्लास में ही। दिस इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। पार रीजन होता है ना 400 to 400 से 700,
700 नैनोमीटर का जो रेंज होता है उसी को PAR बोलते हैं। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स। असर्शन और रीजन है माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए ये और भी किस नामों से जाना जाता है, PP येलो या फिर जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम। क्यों? क्योंकि इसकी बेचारे की कोई शेप ही नहीं होती है। जब सेल वॉल नहीं है तो ये इधर उधर कैसे भी पिघला हुआ पड़ा रहता है, तो जोकर सेल ऑफ एनिमल किंगडम हो जाता है ये। उसके बाद में रीजन दे रहा है कि माइकोप्लाज्मा आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, पेनिसिलिन वगैरह के लिए ये रेजिस्टेंट होता है। क्यों रेजिस्टेंट होता है? दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। तो जब सेल वॉल ही नहीं है तो फिर वो डेफिनेटली वो क्या है, रेजिस्टेंट ही है उसके लिए। तो लेकिन इसका सेल वॉल से कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं निकल के आता है, तो बोथ A एंड R ट्रू है, लेकिन R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर सेकंड विल बी द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बाकी 136 बताने से पहले मैं एक बार ये बता दूं कि वो जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड वाला क्वेश्चन था ना, PDE वाला, उसमें अगर कभी बहुत डिटेल में इस तरीके से लिख के देता है कि 3 कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, मतलब कहाँ पे वो होता है, तो 3rd कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड एंड 5th कार्बन ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस तरीके से भी अगर कभी क्वेश्चन आता है तो घबराने मत लगना। ठीक है, क्योंकि एक ये मतलब एक रिंग ये बन रही थी, अगली वाली फिर क्या थी, इससे कनेक्ट होकर के यहाँ पे इस तरीके से ये बन रहा था, तो ये 3rd कार्बन हो गया था और ये इसका 5th वाला लगा हुआ था ना, CH2 वाला। तो इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड निकल के आ रहा था यही क्या था, PDE यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 136 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग बताना है। तो सबसे पहले 2 क्लासेस आ जाती हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं इनको 2 क्लासेस हो जाती हैं। एक हो जाती है फ्री लिविंग, मतलब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, और दूसरे जो होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं। तो फ्री लिविंग वाले की बात की जाए तो फ्री लिविंग में कौन से आ जाते हैं, एजेटोबैक्टर हो जाता है। मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना लिख लिख करके, ये सारी चीज़ें आपका भी बहुत अच्छा रिवीजन होगा। तो फ्री लिविंग में आ जाएगा, वो हो जाएगा एजोटोबैक्टर आ जाएगा, इसमें बेजर निंकिया आ जाएगा। ठीक है, बेजर इंकिया और साथ में क्लोस्ट्रीडियम वगैरह सब फ्री लिविंग में ही आते हैं। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम आ जाएगा। और सिम्बायोटिक की बात करते हैं तो सिम्बायोटिक में आ जाएगा राइजोबियम होता है, फ्रेंकिया आ जाता है इसमें, और एनाबिना एजोली वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाता है। अब मुझे ये बताना कमेंट सेक्शन में कि ये किस में आएगा, फ्री लिविंग सिम्बायोटिक में है कि मतलब फ्री लिविंग मतलब सिम्बायोटिक में आएगा कि फ्री लिविंग में आएगा। बाकी हमारे यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, फ्रेंकिया होगा, क्योंकि फ्रेंकिया कैसा है, सिम्बायोटिक है ना। यहाँ पे पूछ क्या रहा है, फ्री लिविंग पूछ रहा था, तो आंसर क्या है, फर्स्ट है। बाकी ये मुझे बताइएगा कि ये फ्री लिविंग मतलब सिम्बायोटिक में आएगा या फ्री लिविंग में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 137 में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, असर्शन और रीजन में क्या बताना है कि CNG इज कंसीडर्ड सेफर देन LPG। बिल्कुल सही है, LPG रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पर्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन। कितना भी कम एक्सप्लेन करो ना फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे देखो कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक, इन सब के एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में लिख करके और जहाँ भी पढ़ते लिखते हो ना वहाँ चिपका लो और रटते रहा। मतलब रटना क्या, देखो समझ लिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बट हाँ ऐसा नहीं है, हमारा ह्यूमन नेचर है भूलना, मतलब क्या है, हम लोगों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसीलिए इसको लिख के रख लो, इम्पॉर्टेंट है। अब देखो हैप्लॉन्टिक की बात कर रहे हैं तो हैप्लॉन्टिक हमारा क्लमाइडोमोनास आ जाएगा 3। डिप्लॉन्टिक की बात करते हैं तो फ्यूकस होगा। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। डिप्लोहैप्लॉन्टिक की बात करते हैं तो एक्टोकार्पस हो जाएगा, यानी कि 4th हो जाएगा। ये क्या लिखा था मैंने, 1 था। और ट्राइफेजिक की बात करते हैं तो पॉलीसाइफोनिया और साथ ही साथ बट्राकोस्पर्मम। ये कैसे हैं, बट्राकोस्पर्मम।
ये रेड एल्गी में आते हैं, जबकि पॉलीसाइफोनिया तो मरीन है, लेकिन ये क्या है, फ्रेश वाटर है। इसको फ्रॉग स्पैन के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसमें दो तरीके की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है और एक डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो 3142 3142 मतलब पहला ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, आई होप आपके मतलब कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, और अगर कोई डाउट रह भी रहा है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, कह रहा है कमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एट। तो सबको पता है ये क्या होता है, +0 होता है। अगर इसी जगह पे पिछले पेपर में एमेंसलिज्म पूछा था, और मैंने बोला भी था उसी टाइम कि सारे ही रट लो, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या आ जाता है, -0, मतलब एक का नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई फर्क ना पड़ रहा हो। कमेंसलिज्म में एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कैटल एगेट वगैरह हो गया, हर्मिट क्रैब और मतलब सी एनिमोन वगैरह हो जाते हैं, तो उस तरीके से ये आ जाते हैं। दोनों नेगेटिव उस केस में होंगे, दोनों प्लस कहाँ पे होंगे, ये म्यूचुअलिज्म का है या सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म या फिर इसी को हम लोग सिम्बायोसिस कह देते हैं। -0 एमेंसलिज्म में आ जाएगा, एमेंसलिज्म में, और एक को फायदा दूसरे को नुकसान, ये किस में आ रहा है, जब दोनों माइनस होते हैं तो ये प्रे प्रीडेटर वाला ही सीन हो जाएगा। इसमें प्रे प्रीडेटर वाला ये देखना किस में आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। बाकी दोनों माइनस जब आता है तो वो कंपटीशन वाला केस हो जाता है। ठीक है, कंपटीशन में आ जाएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आ चुका है, और मैंने PYQs करवाए थे उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। आप जाके प्रीवियस वीडियोस को देखिए एक बार। कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सोमेटिक सेल ऑफ अनियन। ठीक है, अनियन का एक सोमेटिक सेल है, वहाँ पे क्या है, मतलब कि 2n कितना है, 16 है। ठीक है, हाउ मैनी DNA मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ रूट टिप सेल ऑफ अनियन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पे आंसर जो है वो मेटाफेज की बात कर रहा है, तो जस्ट डबल हो जाएगा 32। बाकी डिटेल में मैंने सॉल्व करवाया है, देखिएगा पिछली क्लास में। इसी पिछली क्लास में नहीं, मेरे चैनल पे मैंने किसी क्लास में मैंने करवाया था, वो सारी वीडियो जाके देख डालो। नेक्स्ट है द ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इन फ्रेंकिया इंड्यूस्ड रूट नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय। तो मतलब कौन है जो ऑक्सीजन को स्कैवेंज करता है, मतलब ऑक्सीजन को वहां तक नहीं पहुंचने देता है, क्योंकि ये सारे कैसे होते हैं, एनाएरोबिक होते हैं ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये काम कर ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंकिया स्पेशली केस देख के पूछ रहा है कि फ्रेंकिया के केस में तो यहाँ पे होपनॉइड्स होते हैं जो फ्रेंकिया के केस में देखने को मिलते हैं। बाकी लेग्यूमिनस प्लांट्स में तो क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, बाकी हेटेरोसिस्ट तो BGA में आ जाएगा, इस तरीके से है, देख लो। बाकी देखो फ्रेंकिया क्या है, फ्रेंकिया इज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सॉइल। इट वाज नेम्ड आफ्टर जर्मन बायोलॉजिस्ट अल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रैंक ने 1886 में दिया था, आफ्टर बीइंग डिस्कवर्ड इन द रूट्स ऑफ एल्डर ट्रीज। ठीक है, किसकी रूट्स में खोजा गया था ये, तो ये एल्डर ट्रीज के रूट में खोजा गया था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंकिया एंड एक्टिनोराइजल प्लांट, कौन से प्लांट्स के बीच में होता है, तो ये होता है एक्टिनोराइजल प्लांट्स के साथ इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इज यूज्ड फॉर लैंड रिक्लेमेशन एंड टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। इनोकुलेशन एक्टिनोराइजल प्लांट्स विद फ्रेंकिया कैन इम्प्रूव देयर ग्रोथ, बायोमास एंड सर्वाइवल रेट वगैरह होता है। बाकी इसमें दो स्पीशीज आ जाती हैं, फ्रेंकिया एल्नी स्पीशीज ऑफ फ्रेंकिया, और फ्रेंकिया स्पीशीज में भी मतलब दो अलग अलग हैं। बाकी ये फिक्स कहाँ पे करता है, तो वही एक्टिनोराइजल रूट नोड्यूल्स होते हैं। कई बार अगर ये पूछता है तो एक्टिनोराइजल प्लांट्स या रूट नोड्यूल्स करके इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इन द रेफरेंस टू द पोलन ट्यूब के रिकॉर्डिंग। तो पोलन ट्यूब एग्जिबिट्स, क्या एग्जिबिट करता है ये करता है केमोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, क्या एग्जिबिट करता है, केमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब केमोट्रोपिज्म होता क्या है, केमोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। ठीक है, केमिकल्स की तरफ में मूवमेंट होता है। ठीक है, सच है शुगर हो सकता है, मतलब यहाँ पे बोरोन वगैरह भी होता था शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि बोरोन और एक और कोई इनोसिटॉल करके था। ठीक है, इनोसिटॉल
और बोरॉन था। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना वहाँ पे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है वो वहाँ तक मतलब बनती हुई चली जाती है। सिक्रेटेड बाय फीमेल गैमेटोफाइट ही उसको सिक्रेट करता है। पोलन ट्यूब ग्रो टुवर्ड्स दीज केमिकल्स विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म। बाकी केमोटेक्सिज्म जो होता है जस्ट मतलब इसमें क्या है, केमोटेक्सिज्म इज द एबिलिटी टू माइग्रेट टुवर्ड्स एन अट्रैक्टेंट, मतलब वहाँ पे वो चल के जाता है। जैसे देखो ब्रायोफाइट्स में देखा था ना आपने कि जो फीमेल गैमेटोफाइट था वो एक तरीके का केमिकल जब रिलीज करता था तो स्पर्म्स क्या है वहाँ से मतलब फ्लैजिलेटेड होते थे, बाय फ्लैजिलेटेड, और वो वहाँ से चल के आते थे वहाँ पे। तो केमोटेक्सिज्म मतलब टैक्सी से चल के जा रहा था वहाँ पे। और ये क्या है मतलब ट्रॉपिकम मतलब ट्रॉपिक मतलब झुकाव उस चीज़ की तरफ में, मतलब झुकना या फिर बन मतलब जाना वहाँ तक, इस तरीके से मतलब समझ सकते हो। याद करने के लिए जो भी आपको सुटेबल लगी वो अडॉप्ट कर सकते हो। तो केमोटेक्सिस इज द एबिलिटी टू माइग्रेट टुवर्ड्स एन अट्रैक्टेंट वाइल केमोट्रोपिज्म इज द एबिलिटी टू ग्रो टुवर्ड्स एन अट्रैक्टेंट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। माइग्रेट करना टैक्सिज्म में आ जाएगा और एबिलिटी टू ग्रो टुवर्ड्स वो क्या हो टुवर्ड्स एन अट्रैक्टेंट, तो वो केमोट्रॉपिक मतलब केमोट्रॉपिक आ जाएगा। बाकी थर्मोटैक्सिज्म जो है वो मूवमेंट टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द हीट मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है तो थर्मो आ जाएगा। जियोट्रोपिज्म मतलब टुवर्ड्स या उससे मतलब या तो उसकी तरफ जाओगे या उससे दूर जाओगे। हाइड्रो की बात करेंगे तो हाइड्रो में आ जाता है मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, ठीक है, पानी के उसमें। बाकी यहाँ पे देखो 2 मैंने बता दिया, केमोट्रोपिज्म बता दिया, केमोटेक्सिज्म बता दिया। बाकी ये 2 मुझे आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना। थिग्मोट्रोपिज्म तो सबको मालूम है कि किस में देखने को मिलता है, छुई मुई में, ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल आ जाएगा। सिस्मोनास्टी या फिर थिग्मोट्रोपिज्म वहाँ पे आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट टू अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे एज पिरामिड आ जाएगा, सेक्स रेशियो आ जाएगा, नेटेलिटी आ जाएगा। लेकिन जो स्पीशीज इंटरेक्शन है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन की बात हो रही है तो वो क्या किसी एक पॉपुलेशन में आएगा। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ स्पीशीज होता है, लेकिन यहाँ पे स्पीशीज इंटरेक्शन मतलब अलग अलग तरीके की स्पीशीज की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो सेकंड होगा। बाकी अगर बात की जाए तो होता क्या है एक्चुअली इसमें, देखो पॉपुलेशन इस मतलब स्पीशीज इंटरेक्शन इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट में स्पीशीज इंटरेक्शन नहीं आता है। बाकी क्या क्या चीज़ें आती हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में, सपोज दैट अगली बार पूछ ले तो मतलब सेक्स रेशियो आ जाएगा, नेटेलिटी आ जाता है, इसी में मोर्टेलिटी भी ऐड कर लीजिए, ठीक है, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी और साथ ही साथ सेक्स रेशियो तो मतलब है ही यहाँ पे मेंशन। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन दैट इंक्लूड ग्रोथ पैटर्न, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन रेगुलेशन की बात की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। कह रहा है कि द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, अच्छे से एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, इकोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। तो ये कौन है, पॉल एलरिच है। बाकी हम लोग जब इसको डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करेंगे एक बार। कीस्टोन स्पीशीज की बात जो थी ना वहाँ पे मतलब, चलो ठीक है बाद में बताएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, कह रहा है कि द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को, रुबिस्को की जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो कहाँ पे इनिशिएट हुई थी, तो वो C2 साइकिल में इनिशिएट हुई थी। C2 साइकिल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एक क्वेश्चन आया था मतलब स्टेट बोर्ड जो मतलब यूपी का जो स्टेट वाले एग्जाम्स है ना, यूपी टीजीटी पीजीटी, उसमें पूछा गया था, ठीक है, पीसीओ साइकिल क्या है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीसीओ साइकिल या इसी को हम लोग फोटो रेस्पिरेशन साइकिल, ठीक है, फोटो, चलो नाम लिख ही देते हैं, फोटो रेस्पिरेशन साइकिल। वैसे जो मैं बोलती हूँ ना उसको लिख लिया करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे, इसीलिए वीडियो और लेंदी हो जाती है। तो इसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन साइकिल, C2 साइकिल, या फिर और किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, पीसीओ। पीसीओ का फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन, ठीक है, इतने सारे नामों से ये जानी जाती है। और रुबिस्को एक्टिविटी कहाँ पे, यानी कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यहीं पे देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, रुबिस्को कैसा है, बाई फंक्शनल एंजाइम है।
भाई अगर उसको CO2 ज़्यादा मिलेगा तो CO2 से बाइंड करा जाएगा, और अगर उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। बाकी जब CO2 के साथ बाइंड करेगा तो फाइनली क्या केल्विन साइकिल होती है, और अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है तो वहाँ पे क्या मिलता है 3 PGA और साथ में 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट, यानी कि 2 कार्बन का प्रोडक्ट कहाँ पे मिलता है, इसीलिए भी तो इसीलिए इसको और किस नाम से जानते हैं, इसीलिए इसको हम लोग ग्लाइकोलेट पाथवे या C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी इसके बारे में जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे। बाकी रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ाएंगे तो बता देंगे आपको, वहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ठीक है, जो कि क्या कॉज करता है रेडनेस ऑफ रेड सी। ठीक है, रेड टाइड का फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या है एक तरीके का BGA है। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेलुलोज हो जाएगा। रुबिस्को मत मार करके आ जाना, रुबिस्को क्या है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन होल बायोस्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। मतलब असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन। असर्शन में देखो कह रहा है कि हार्टवुड इज लेस ससेप्टिबल टू फंगस एंड कंटेन्स लेस मॉइस्चर देन सैपवुड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा वो डेंस हो चुका होता है कि वहाँ पे मतलब किसी भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल के ग्रो करने की कोई जगह बचती ही नहीं है। ठीक है, और ये है क्या हार्टवुड स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड हैव टाइलोसिस। ठीक है, इस तरीके से जाइलम प्लग बन जाता है उसमें, तो ये क्या होते हैं टाइलोसिस, जो कि क्या होता है सेकेंडरी जाइलम होता है। तो दोनों चीज़ें मतलब सही हैं, असर्शन और रीज़न बोथ आर करेक्ट, और रीज़न जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है इसीलिए इनमें क्या होता है कंडक्शन वगैरह क्या होता है ब्लॉक हो जाता है एक टाइम बाद ओल्ड ट्रीज में। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो सबको अच्छे से पता है कि फैसिलिटेटेड मतलब क्या चाहिए, वहाँ पे फैसिलिटी चाहिए भाई, आराम से वैसे नहीं जा पाएगा। सपोज करो कि एक रिवर क्रॉस करनी है तो एक बंदा तो ऐसे ऐसे निकल गया, ठीक है, जिसको स्विमिंग आती है, बट जिसे नहीं आती है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए भाई। उसके लिए क्या लाया जाए, बोट वोट लेके आओ, उसको बिठाओ और फिर उस पार लेके जाओ। तो उसी तरीके से यहाँ पे है। तो फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी इस प्रोसेस के लिए, बिल्कुल सही है। डाउनहिल प्रोसेस है, ठीक है, ये भी सही है। इन दिस प्रोसेस द ट्रांसपोर्ट सेचुरेट्स, ये भी होता है, लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, ये सेलेक्टिव प्रोसेस है। तो ये कैसा है, मतलब नॉन सेलेक्टिव नहीं है, ये भी क्या है एक तरीके का सेलेक्टिव प्रोसेस में ही आता है। बाकी जैसे मैंने भी बताया कि हाँ बोट वोट लेके आना पड़ता है, नाव वाव, तो मतलब वो देखो एग्जांपल्स इसके अगर बात करते हैं कि फैसिलिटेड डिफ्यूज़न होता कहाँ पे है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पोरिन प्रोटीन्स का बताया था ना मैंने, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन पे, और एक्वापोरिन्स, ठीक है, एक्वापोरिन्स भी होते हैं। एक्वापोरिन से भी क्वेश्चन KVS में पूछा गया था, शायद 8 के लिए, मतलब 8 ऑक्सीजन के साथ में इसका कुछ होता है कनेक्शन, याद नहीं आ रहा अभी। तो पोरिन प्रोटीन और एक्वापोरिन जो है ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स दैट इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ही पास आउट कराया जाता है। बाकी इसको मतलब डाउनहिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी वगैरह का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इसीलिए डाउनहिल प्रोसेस है। ATP खर्च नहीं होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सेलेक्टिव होता है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर भी होता है, और साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन में। अब ऐसा थोड़ी है कि हाँ मतलब कोई चीज़ आपको भेजनी है तो बस भेजे ही जा रहे हो, भेजे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब एक लिमिट तक चीज़ें जाएंगी, फिर जब बैलेंस हो जाएंगी तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 150 फाइनली पहुंच गए यहाँ पे। तो देखो एक्सपेक्टिंग फिनोटिपिक रेशियोज को इन द प्रोजेनी फ्रॉम डाइहाइब्रिड पेरेंट कंडीशन, कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ मतलब मैच करवाना है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में भी थे ये क्वेश्चंस मैंने करवाया है, लेकिन चलो फिर से एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मतलब ये जो क्वेश्चन है स्पेशली ये किस पे बेस्ड है, ये जो नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होता है, एक सेकेंड, नॉन एलिलिक इंटरेक्शन, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या फिर इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इंट्राजेनिक
इंटरेक्शन, ठीक है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन में आ जाता है। अब इसमें देखो जो नॉन एलिलिक है इसमें सबसे पहले तो एपिस्टेसिस आ जाता है। एपिस्टेसिस में भी 2 आता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि एपिस्टेसिस जो है इसमें 2 हैं, एक है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट वाला होता है उसका रेशियो क्या होता है 12:3:1 होता है, और जो रिसेसिव वाला होता है इसी को हम लोग रिसेसिव एपिस्टेसिस या फिर ये सप्लीमेंट्री के नाम से भी जानता है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री जीन। तो यहाँ पे रेशियो जो निकल के आता है वो होता है 9:3:4, ठीक है। तो रिसेसिव या कॉम्प्लीमेंट्री का तो हमें मतलब रिसेसिव या सप्लीमेंट्री का 9:3:4 मिल गया। और डोमिनेंट की बात की जाए तो डोमिनेंट का क्या आ जाता है 12:3:1। डोमिनेंट एपिस्टेसिस देखने को कहाँ मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। तो ये फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश, ठीक है, कुकुरबिटा पीपो में देखने को मिलता है। और बाकी में जो रेशियो निकल के आता है वो कितने होते हैं 12 जो होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, और बाकी 3 येलो होते हैं और एक ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद रिसेसिव वाले की या सप्लीमेंट्री वाले की बात की जाए तो इसका एग्जांपल है कोट कलर इन माइस, जिसमें 3 तरीके का था। अगौटी के 9 हैं, अगौटी 9 आता है, ब्लैक के 3 आ जाते हैं और 4 क्या होते हैं अल्बाइनो होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। तो कॉम्प्लीमेंट्री 9:7 होता है। ये किसने खोजा था बेटसन एंड पुनेट ने खोजा था लेथाइरस ओडोरेटस में स्वीट पी में। मैं बोल रही हूँ लिख लो इसको साथ में, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है तो फ्लावर कलर इन स्वीट पी, यानी कि एक पर्पल होता है और एक डोमिनेंट मतलब पर्पल होता है और वाइट कलर होता है। तो पर्पल वाला जो होगा वो हो जाएगा 9 और जो वाइट वाला हो जाता है वो होता है 7, ठीक है। ये पर्पल है और ये वाइट कलर है, बाकी इसको डिटेल में मैं समझा दूंगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन का आ जाएगा किसमें बेटसन एंड पुनेट ने लेथाइरस ओडोरेटस यानी कि स्वीट पी में खोजा था। तो ये मतलब आंसर तो खैर आपको मिल गया यहाँ से, ठीक है, आंसर तो मिल गया। लेकिन एक और सुन लो, एक होता है डुप्लीकेट जीन, ठीक है। डुप्लीकेट जीन का भी कई बार पूछ लेगा आपसे। तो डुप्लीकेट जीन का जो रेशियो होता है वो 15:1 होता है। और ये फर्स्ट ऑब्जर्व बाय शुल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन द फ्रूट शेप कैप्सूल में इन कैप्सेला सेफर्ड पर्स जानते हो उसमें खोजा गया था, जिसमें कि ट्रायंगुलर शेप का जो था वो 15 थे यानी कि डोमिनेंट यही था, और एक ओवल शेप आया था यानी कि रिसेसिव आया था। फिर एक आता है हमारे पास, ये डुप्लीकेट हो गया, एक आ जाता है इसमें पॉलीमेरिक जीन। इसका रेशियो होता है, इसको हम लोग म्यूचुअली सप्लीमेंट्री जीन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे रेशियो जो होता है वो 9:6:1 निकल के आता है। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो पेरिकार्प कलर इन व्हीट, ठीक है। व्हीट का जो पेरिकार्प होता है उसमें देखने को मिलता है ए एंड बी, यानी कि 9 जो होते हैं वो डीप रेड के होते हैं, 6 लाइट रेड होते हैं और एक जो है ये कलरलेस होता है। तो देखो मैंने कितने सारे बता दिए, मतलब एपिस्टेसिस में डोमिनेंट और फिर रिसेसिव, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, डुप्लीकेट जीन आ जाता है, पॉलीमेरिक जीन आ जाता है, इस तरीके से। और एक लास्ट रह गया हाँ इनहिबिटरी जीन, ठीक है। इनहिबिटरी वाला जो है उसमें क्या आता है, इनहिबिटरी जीन का रेशियो सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे रेशियो होता है 13:3, ठीक है। ऐसे याद कर लो ना 13, मतलब हर चीज़ ऐसे बहुत लोग मतलब अनलक्की मानते हैं या ऐसा कुछ होता है, मतलब पहले मुझे भी लगता था अब तो सब कुछ वैसे ही लगता है। तो इनहिबिटरी में 13:3 का आ जाता है, ठीक है। ये देखो कि इन सब का जो सम है वो 16 ही होता है, ठीक है। जोड़ के देख लेना आराम से जब लिख लेना तो इसको। और ये कहाँ पे मिलता है इनहिबिटरी जीन वाला राइस लीफ पिगमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे 13 में जो है वो मतलब वो होता है 13 जो है वो क्या आ जाता है, मतलब 2 कलर है इसमें, नॉर्मल कलर और पर्पल कलर आ जाता है। तो इनहिबिटरी जीन का ये आ जाएगा रेशियो। व्हेन वन नॉन एलिलिक जीन इन इट्स डोमिनेंट फॉर्म मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन। तो ये मतलब कुछ इन्फॉर्मेशंस थी यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है इसका फर्स्ट का थर्ड है, तो यही सेकेंड ऑप्शन ही जो है ये क्या है हमारा राइट आंसर है। तो बस इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इस पेपर को वाइंड अप करते हैं। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया है बट ठीक है, बिना समझाए मैं आके आंसर बता के चली जाऊँ कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं पसंद है वो चीज़ें। बाकी देखिएगा आप सभी, और कहीं भी कोई भी करेक्शन की नीड है या फिर कहीं मैंने कुछ गलत बताया है तो डेफिनेटली मुझे आप करेक्ट करो कमेंट सेक्शन में। और जैसा भी है आप सभी अपने वैल्यूएबल रिस्पॉन्स देना मत भूलिए, ठीक है, बिकॉज उसी से मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, एक मतलब अच्छा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है। इस टाइम साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे स्टेट वाले तो अच्छे से पता हो गई ये चीज़, ठीक है। तो चलो फिर
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चंस ही करवाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस के फॉर्म में ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं और मतलब ज़्यादा वो भी नहीं रहता है। बाकी वैसे आप लोग पढ़ ही चुके हो, तो मैं वैसे पढ़ा के मतलब क्या ही बोर करना आपको, ठीक है। तो चलो फिर, ओके, थैंक्स फॉर एवरीवन।